नमस्कार, अमर उजाला .com पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। देखिए, विश्व प्रसिद्ध अजमेर की दरगाह, उसका नाम आपने सुना होगा। अब उसको लेकर एक नया वाद विवाद, एक नई सियासी तकरार शुरू हो गई है। हिंदू सेना की तरफ से दावा किया गया है कि अजमेर दरगाह में मंदिर है, जी सर। शिव मंदिर है, शिव मंदिर है। उसको लेकर बाकायदा न्यायालय में वाद दायर किया गया, जिसके बाद न्यायालय ने उसे स्वीकार कर लिया है और इसके आधार, इस पूरे मामले के आधार में एक किताब है, उस किताब का जिक्र है। लेकिन सबसे पहले बात, क्योंकि बार बार बात ये होती रही, 2022 में अगर मैं मोहन भागवत साहब की बात को याद करूं तो उन्होंने कहा था कि हर मस्जिद में हमें मंदिर नहीं ढूंढना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि अगर जो कुछ है तो उसका सच भी बाहर आना चाहिए। सवाल यह है कि अगर वो सच छुपाया गया तो क्यों छुपाया गया और इतने सालों तक क्यों छुपाया गया, उस पर भी बात होनी चाहिए। लेकिन क्या बार बार अगर इस तरह के मामले सामने आते रहेंगे तो उससे आपसी जो अमन चैन है उस पर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये भी जानना समझना बहुत जरूरी है। लेकिन सबसे पहले दरगाह में मंदिर की बात सामने कैसे आई वो जानना बहुत जरूरी है और इसीलिए हमने अपने साथ इस वक्त जोड़ा हुआ विष्णु गुप्ता जी को। हिंदू सेना के अध्यक्ष हैं विष्णु गुप्ता जी, बहुत स्वागत है आपका अमर .com पर। सबसे पहले मेरा सवाल यही है कि आखिर ये कहां से अचानक आप लोगों के दिमाग में आया कि भाई अजमेर की दरगाह में मंदिर है तो उसके लिए हमें न्यायालय जाना चाहिए? जरा पूरा मामला थोड़ा विस्तार से बताइए दर्शकों को हमारे। सर ये अचानक से नहीं आया है, बहुत लंबे समय से है। बहुत लंबे समय में अजमेर के लोग और देश के बहुत सारे हिस्से में सोशल मीडिया पे सभी जगह चर्चाएं हैं कि हम्म। औरंगजेब और मुगल इन सब लोगों ने हमारे बहुत सारे मठ मंदिर तोड़े हैं। इसमें हम्म। कहीं भी दोहराए वाली बात नहीं है। बहुत सारी लिस्टें आप देखेंगे और मंदिर भी सामने दिख रहे हैं। ज्ञान वापी हम्म। है, मथुरा ईदगाह है, आप बहुत सारा हम्म। देखिए। और साथ में अब बात करते हैं अजमेर की। हम्म। अजमेर में ही एक 2.5 दिन का झोपड़ा नामक जगह है, वो कि 2.5 दिन की मस्जिद जिसे बोलते हैं। ठीक है, हम्म। वो संस्कृत वेद विद्यालय था सर, आपको मालूम हम्म। होगा। और वो तोड़ा किसने ये भी मैं आपको बताता हूँ अभी। तो ये ख्वाजा जो दरगाह है, ये जो आप बुक दिखा रहे हो, इस बुक का हमने हवाला दिया है हरविलास शारदा जी की एक बुक है। और हरविलास शारदा जी बहुत ही मैं मान सकता हूँ कि रेपुटेटेड व्यक्ति थे अजमेर के। अंग्रेजी सरकार में वो वहां पे जो ब्रिटिश काउंसिल की एक कमेटी थी, उसके सदस्य थे। और सन 1890 के आसपास वो म्युनिसिपैलिटी कमिश्नर थे अजमेर के। और उसके बाद वो सेशन जज भी रहे। उन्होंने अपने जीवन काल में बहुत कुछ देखा होगा। और जब अजमेर में वो रहे, वहां पैदा हुए, म्युनिसिपैलिटी कमिश्नर थे, तो उनका मैं मानता हूँ कई बार दौरा भी हुआ होगा वहां, किसी विषय पे घूमने भी गए होंगे, देखा भी होगा। तो उन्होंने बहुत सारी चीजें, उन चीजों को एक पुस्तक में सिमेटा और उन्होंने लिखा। और हम रिसर्च कर रहे थे बहुत समय से कि कहाँ हम्म। कहाँ हमारे मंदिरों को तोड़ा गया है। तो हमें ये भी दिखा, तो हमने इस पे भी रिसर्च, पहले तो किताब देखी, किताब के बाद हमने जमीन पे भी जाके देखा। जो यहाँ जो इसमें बुलंद दरवाजा बताया जा रहा है, बुलंद दरवाजा एकदम हिंदू संस्कृति हम्म। को ही दर्शाता है। इस्लामिक स्ट्रक्चर अलग होता है, आप देख लेना। और हिंदू स्ट्रक्चर, हिंदू संस्कृति और सब कुछ वो अलग होता है। तो हम्म। इस्लामिक स्ट्रक्चर से मस्जिद और मजारे जो भी है उसमें इस्लामिक स्ट्रक्चर होता है, हिंदू स्ट्रक्चर नहीं वहां यूज करते। तो हम्म। एक तो वो जाता है कि वो हिंदू, और दूसरा जो दरगाह का जो ऊपरी भाग है और जो नीचे का हिस्सा है, नीचे जो है हम्म। वहां शिव मंदिर, शिवलिंग हुआ करता था। हम्म। और अजमेर में बहुत सारे लोगों ने, हमने उनसे हम्म। बात की बड़े बूढ़े से, वो ये कहते थे कि हम पिताजी के साथ छोटे थे तब वहां दरगाह जाते थे और दरगाह में शिव मंदिर हम्म। था, शिव जी का शिवलिंग था और ऊपर मटके से पानी टपकता था। ये काफी पुरानी बात है। ये लगभग 1950 या 60 के आसपास की बात थे, बहुत बड़े बूढ़े लोग मुझ बोले। और उसके बाद जहाँ शिवलिंग होता है वहां हम्म। पानी का झरना या तालाब या नदी या गंगा जी कुछ ना कुछ होती है। शिवलिंग की हम्म। जगह पानी जरूर होता है, तो वहां पे आप ठीक है। झरना, आपको पहाड़ों के बीच से झरना भी बहता है। आप देखोगे हम्म। उसको तो साफ आपको दिखाई देगा। एक ये है। हम्म। तो वहां जैन मंदिर भी थे कुछ और हिंदू मंदिर थे, उनको तोड़कर दरगाह को तैयार किया गया है। ये सारे साक्ष्य हमने माननीय अदालत के समक्ष रखे। 2 महीने से हमारा बात पेंडिंग था और 2 महीने बाद हमने सारी जो कमी पूर्ति सब हमने पूरी की है। और उसके बाद माननीय अदालत ने बहुत सारी बातें हम्म। हमसे सवाल जवाब किया कि आप ठीक है। क्यों आए, कैसे आए, इतना समय क्यों लगा, क्या सबूत है, क्या एविडेंस है। माननीय मनमोहन चंदेल जी की अदालत ने, हम्म। जो कि वहां जज साहब है, उन्होंने बड़े गंभीरता से हमसे सवाल जवाब किए कि आपका क्या उद्देश्य है, क्यों है, और आप यहाँ केस लड़ने क्यों आए। हमने सारे जवाब हम्म। अच्छे से समझाए और हमारे हम्म। वकीलों ने भी रखा। उसके बाद उन्होंने हमारी याचिका को स्वीकार किया और सभी हम्म। पक्षों को नोटिस जारी किया है। ठीक है। जो भी काम देश में हो रहा है न्याय संगत हो रहा है, कानून के हिसाब से हो रहा है। और मैं नहीं, मानता कानून की हूँ भी इसमें बात करेंगे। तहरीर भी।
बेसिस ऑफ वर्शिप कहीं एक्ट की भी बात करेंगे, इसलिए मैंने आपको अपने साथ नहीं हो जोड़ा, पाता। क्योंकि आप देखिए, क्योंकि वादी हैं, बहुत अहम हो जाती है आपकी बात। सैयद जी नसरुद्दीन चिश्ती साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, एक बार मैं उनको भी जी चर्चा में ले आता हूं, फिर आप दोनों से ही मैं जी सवाल करूंगा। चिश्ती साहब, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? एक बार अपना माइक आप अनम्यूट कर लीजिए, आप विष्णु गुप्ता जी को भी सुन रहे हैं। सवाल जी मेरा हाँ। ये है कि अभी कोर्ट ने मामले को स्वीकार किया है, अभी तथ्यों के आधार पर कोर्ट इस पर बात करेगा, फिर सर्वे वर्वे की जो बात है वो तो आगे आएगी, लेकिन इस पर इतना विवाद जो शुरू हुआ, आप लोगों का पहले तो पक्ष क्या है इस पर? सीधे तौर पर पहले तो मैं वो जानना चाहता हूँ। विष्णु जी अपना पक्ष रख रहे थे, एक बार आप अपना पक्ष रख लीजिए। देखिए, मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि न्यायालय में जाने का सबको अधिकार है, एक न्यायिक प्रक्रिया होती है और न्यायिक प्रक्रिया के तहत हर व्यक्ति अपने अपने जो भी, अगर वो पीड़ित होता है तो न्यायालय में जाता है और वाद प्रस्तुत करता है। और अभी इन्होंने अपना वाद प्रस्तुत किया है हिंदू सेना के अध्यक्ष की हैसियत से। माननीय न्यायालय ने उसको उचित समझा और उसको सुनवाई हेतु निहित किया है। संबंधित जिनको पार्टी बनाया गया उनको नोटिस जारी किए गए इसके अंदर, और हम लोग इसमें पार्टी नहीं है और ना ही हमें बनाया गया है। मैं अजमेर दरगाह के आध्यात्मिक प्रमुख सैयद ज़ैनुल आबिदीन साहब, जो सज्जादा नशीन साहब हैं, उनका उत्तराधिकारी हूँ, ख्वाजा साहब का एक वंशज भी हूँ। हम लोग इसमें भी पार्टी नहीं बनाया गया। हम वकीलों से राय लेंगे कि इस प्रोसीडिंग में हमें शामिल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अगर उचित होगा शामिल होना तो हम शामिल भी होंगे। लेकिन मैं इस न्यायिक प्रक्रिया से हटकर, न्यायिक प्रक्रिया पे बात करना उचित नहीं होता है। उससे हटके बात करना चाहूंगा कि जो माहौल बनाया जा रहा है आए दिन दरगाहों मस्जिदों को निशाना बना करके, और आए दिन इसमें मंदिर ढूंढने की कोशिश की जा रही है, ये परिपाटी सही नहीं है, देश हित में नहीं है, समाज के हित में नहीं है। कुछ लोग होते हैं, क्या तो कोई षड्यंत्र पूर्वक ऐसा काम करते हैं या कोई चीप पब्लिसिटी पाने के लिए काम करता है। अब इनकी क्या मंशा है ये बताएंगे। आस्था की जहां तक बात है, आस्था तो पूरी दुनिया के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबकी आस्था इस बारगाह से जुड़ी हुई है। और इस बारगाह का इतिहास, हरविलास शारदा जी की जो किताब है 1910, उससे नहीं, ये 800 साल पुराना इतिहास है इस बारगाह का। 800 साल में कई राजा, मुगल, ब्रिटिश, मराठे सब इस बारगाह में आते रहे हैं, अपनी अकीदत का नजराना पेश करते रहे हैं। यहाँ तक कि गरीब नवाज की बारगाह में जो चांदी का कटहरा लगा हुआ है आपके मजार मुबारक पे, वो जयपुर महाराज का दिया हुआ है। 42,961 तोला चांदी है उसमें। और किताबों की अगर जिक्र करते हैं तो ये हरविलास शारदा जी कोई हिस्टोरियन नहीं थे, वो कोई इतिहासकार नहीं थे। इतिहास का कभी भी कोई किताब लिखता है और कोई तथ्य लिखता है तो अपने तथ्य के सपोर्ट में रेफरेंस देता है कि मैंने फला फला जगह से लिया है। उस किताब में ऐसा कहीं रेफरेंस नहीं है। अगर किताबों की बात की जाती है तो 1716 के अंदर एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका एक किताब है ब्रिटिश से जारी थी, उसमें गरीब नवाज की दरगाह के बारे में दिया है। कहीं ऐसा जिक्र नहीं है कि यहाँ पर कोई मंदिर था। तो इसमें मतलब जी, मैं आ रहा हूँ चिश्ती साहब, लेकिन मैं एक चीज इसी में जोड़ दूं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि वहां मंदिर कोई अवशेष नहीं है, मंदिर को लेकर कुछ भी अवशेष नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। हाँ तो सर्वे हो जाएगा, पता चलेगा। ऐसा है, इन्होंने बोला हरविलास शारदा जी कोई इतिहासकार नहीं है। और हरविलास शारदा जी बड़े मजबूत व्यक्ति थे वहाँ, आप देखिए बहुत मजबूत व्यक्ति थे। यदि किसी किताब का रेफरेंस नहीं लिया, उन्होंने खुद का रेफरेंस दे रहे हैं ना। उन्होंने खुद जाके देखा, जब म्युनिसिपैलिटी चीफ कमिश्नर रहे वो, तो उन्होंने बहुत जगह के दौरे भी किए होंगे, कोई ऐसी बात नहीं। ठीक है, मैं अपनी बात खत्म कर लेता हूँ, आप इनसे सुनिएगा क्योंकि हमारे यहाँ अजान भी हो रही है, फिर हमें थोड़ा सा काम भी है। भरोसा करना चाहिए, और यही बात हमने मानी जज साहब से बोला है। बात पूरी कर ले दीजिए विष्णु जी, फिर आप जवाब दे दीजिएगा। एक बार उनको अपनी बात पूरी कर लेना, मैं आपको भी पूरा। देखिए, मैं हमारे जो एंकर साहब उनसे मैं आदर्श जी आपसे एक बात कर लेता हूँ। मैं कोई यहाँ पर ना मैं किसी प्रकार की डिबेट में जाऊंगा, अपनी बात कहूंगा और मैं आपसे फिर विदा लूंगा। देखिए, 1829 में कवेंडस थे, मिस्टर कवेंडस, वो यहाँ पर चीफ कमिश्नर अपॉइंट हुए थे अजमेर मेरवाड़ा के अंदर। उन्होंने बहुत थॉरोली हिस्ट्री लिखी है अजमेर दरगाह की, वो बड़ी ऑथेंटिक बुक है। और उसके बाद में 1950 में जस्टिस गुलाम हसन, जो इलाहाबाद हाईकोर्ट के सिटिंग जज थे, जो माल एडमिनिस्ट्रेशन और दरगाह ख्वाजा साहब एक्ट के लिए इंक्वायरी कमेटी बनाई गई थी, उसमें बाकायदा अजमेर दरगाह की पूरी हिस्ट्री लिखी, कौन सा स्ट्रक्चर कब बना, कौन सी तामीर कब हुई। 1947 में एक जजमेंट हुआ है अजमेर दरगाह के मुतालिक, AIR 1947 प्रीवी काउंसिल, उसके पेज नंबर 1 पे, उसमें भी अजमेर दरगाह की हिस्ट्री लिखी हुई है जजमेंट में भी। 61 में 1961 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है फुल बेंच का, AIR 1961 पेज नंबर 1402, उस पर दरगाह की हिस्ट्री लिखी हुई है। उसमें कहीं ऐसी बातें नहीं है। 2002 में ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी थी वक्फ के ऊपर, उसने अपनी रिपोर्ट पेश करी, उसमें अजमेर दरगाह की हिस्ट्री लिखी हुई है। कहीं कोई इख्तलाफ नहीं है। 800 साल की हिस्ट्री में कई और भी स्कॉलर आए, कई राइटर आए, हिंदू मुस्लिम सब ने अपने अपने तरीके से हिस्ट्री लिखी, किसी ने भी इस बात का जिक्र नहीं किया है। ठीक है,
अब ये जो नई परिपाटी डाली जा रही है, ये धार्मिक उन्माद की कोशिश की जाती है, माहौल खराब करने की कोशिश की जाती है, इससे बचना चाहिए। भारत सरकार को चाहिए कि इस पे गाइडलाइन जारी करे, हस्तक्षेप करे और इस तरीके की हरकतों को रोका जाना चाहिए कि यहाँ का सर्वे करा लो, वहां का सर्वे करा लो। क्यों करा लो सर्वे साहब? ठीक है, कानूनी प्रक्रिया सर्वे से दिक्कत क्या है शशि साहब? कानून दिया जाएगा। देखिए 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट तो है ही है, लेकिन उसको और सर्वे मजबूत से करने की दिक्कत जरूरत क्या है। है? सर्वे से उसको और दिक्कत मजबूत क्या है? करने की जरूरत है। उसको और मजबूत करने की जरूरत है। मैं तो कहता हूँ इसमें अमेंडमेंट आना चाहिए और ये सर्वे और मैं तो कह रहा हूँ किसी किस्म के भी धार्मिक स्थलों को क्वेश्चनाइज नहीं किया जाना चाहिए। जो 47 से पहले के मुकदमे चल रहे हैं, 100-150 साल के मुकदमे चल रहे हैं धार्मिक स्थलों को लेकर, वो ठीक है, जो भी उसमें न्यायालय का निर्णय आएगा वो मानेगा और सब मानते भी है और माना भी जाना चाहिए। लेकिन आप नए विवाद पैदा करें और फिर ये एक्सपेक्टेशन करें तो वो पॉसिबल नहीं होती है। तो इससे बेहतर ये होता है कि इसके लिए इसमें अमेंडमेंट लाया जाए, सरकार इसमें इंटरवेन करे। और मोहन भागवत जी जो आरएसएस प्रमुख, उनका खुद का बयान है 2022 का, उन्होंने नागपुर से दिया था कि हर मस्जिद में शिवालय ढूंढने की क्या जरूरत है और रोज नया विवाद करने की क्या जरूरत है। तो यही बात मैं कहना चाहूंगा कि ये देश हित में नहीं है। देश एक विश्व शक्ति बनने जा रहा है, हमारा देश एक भारत विकसित भारत है। अगर ऐसी हम बातें करेंगे तो हमारे वाली नस्लों को क्या मंदिर मस्जिद का विवाद छोड़ के जाएंगे? हमें खुद को आत्मचिंतन करने की जरूरत है। हर हिंदुस्तानी को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए और जितनी राजनीतिक पार्टियां इस पर बयान दे रही, मैं उनसे भी अपील करना हूं आपके माध्यम से कि आप सब एक जाजम पे बैठे, एक साथ बैठ करके इन मामलात को, इन विवादों को खत्म करने के लिए कोई ना कोई कानून लाएं। ये देश हित में जरूरी है। वक्त की लेकिन मुझे एक बात बताइए, मैं आज बात बहुत सारे नेताओं को भी सुन रहा था चश्ती साहब, बहुत सारे नेताओं को जो उस पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, चाहे ओवैसी साहब हो, चाहे दूसरे दलों के नेता हो, सब अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। मेरा बड़ा सीधा सा सवाल है कि अगर एक पक्ष ये कह रहा है कि भाई वहां मंदिर था, अभी तो खैर कोर्ट में बात गया ही है, अभी 20 दिसंबर को कोर्ट इस पूरे मामले को सुनेगा, लेकिन अगर सर्वे के जरिए भाई किसी के दिमाग में कोई शंका है वो खत्म हो जाती है, तो उसमें कहां पर दिक्कत आ रही है? जनाब, किस किस की शंकाएं दूर करते रहोगे? अब यही जिंदगी बची है कि बस धार्मिक स्थलों में लोगों को बुलाते रहे और शंकाएं दूर करते रहे? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। देखिए, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लाया इसलिए गया था कि 47 के बाद में जितने भी धार्मिक स्थल हैं उनकी स्थिति एज इट इज रहेगी, तो उसमें फिर सर्वे करने की नहीं, फिर सर्वे करा के आप करना चाहते हैं। ये गलत बातें हैं। इस तरीके से समाज बढ़ता है, समाज में एक दूसरे के प्रति अविश्वास की भावना बढ़ती है। तो मैं अपनी बात को यही विराम दूं कि मुझे दूसरे काम भी है। हमारी गुजारिश है कि आप कुछ देर रहे, 5-7 मिनट तो हमारे साथ। दरगाह शरीफ जाना है मेरे को, आज बृहस्पतिवार है, मुझे दरगाह शरीफ जाना है। ठीक है, माफी चाहूंगा आपसे। विष्णु जी, आप अगर जवाब देते, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए चश्ती साहब। विष्णु जी, मैं वही कहना चाह रहा हूँ। साहब बता रहे थे, ये चश्ती साहब ने जो बताया है कि वर्शिप एक्ट का हवाला दे रहे हैं, पर वर्शिप एक्ट में कम से कम हमारे अधिकार भी तो सुरक्षित रखे जाएंगे। उसी अधिकारों के तहत हमें कोर्ट जाने का अधिकार मिला है। ऐसा नहीं, कोई भी कानून एक तरफा नहीं हो सकता। जैसे कि अभी देखिए, जो परेशानी वक्फ बोर्ड में हो रही है, आप समझते हैं क्या है? वक्फ बोर्ड जिस जमीन पे हाथ रख देता है वो जमीन उनकी हो जाती है। और आप वक्फ बोर्ड की अपील भी कहाँ होती है? उनकी अपनी कोर्ट होती है, उसमें आप अपील कर सकते हो कि दूसरी कोर्ट में नहीं जा सकते। अब कोई भी कानून दूसरे के राइट को वायलेट करके कोई आप कानून नहीं बना सकते। मैं भारत का नागरिक हूँ, यदि कोई मेरी जमीन कब्जा लेगा या मेरी महादेव की जमीन, भगवान की जमीन कब्जा लेगा, तो क्या मुझे कोर्ट जाने का भी अधिकार नहीं होगा? भाई कोर्ट कम से कम ये तय तो करेगा कि ये सही है या गलत है, क्या भगवान के साथ अन्याय तो नहीं हो रहा है, कोई और जो नाबालिग व्यक्ति उसके साथ अन्याय तो नहीं हो रहा है, उनके भक्तों के साथ अन्याय तो नहीं हो रहा है। और दूसरी बात इन्होंने ये बताया कि चिश्ती साहब का जो इतिहास है, मैं भी बता देता हूँ। ये जो अजमेर है, अजमेर ये भूमि है, ये पृथ्वीराज जी की भूमि है। पृथ्वीराज चौहान जी का जन्म अजमेर में हुआ है। ऊपर तारागढ़ का किला है, आप देखेंगे, वो पृथ्वीराज चौहान की जन्म स्थली है। और जब एक ख्वाजा साहब वहां आए तो मोहम्मद गौरी के साथ ख्वाजा साहब आए थे, वो उनके इस्लामिक सलाहकार के रूप में आए। उस समय आप देखिए मोहम्मद गौरी ने यहाँ क्या क्या किया, कितनी बार हम लूटा और यह पृथ्वीराज से लड़ाइयां लड़ी, और पृथ्वीराज ने कई बार उनको छोड़ा भी, और फिर उसके बाद उन्होंने धोखे से पृथ्वीराज चौहान की हत्या कर दी। अब ये बात ये उठती है, तो मैंने पहले एक डिबेट में चिश्ती साहब से पूछा कि ये जो दरगाह है, दरगाह का शुरुआती जो निर्माण है, जो इसकी स्थापना किसने की, स्थापना किसने की, उसका नाम बताओ। ये नाम बताने के लिए तैयार नहीं। बाद में बोले कि भाई क्या है, अकबर ने इस पे लगाया, फलाने राजा ने ये चढ़ाया। मुझे ये तो बताओ, इस दरगाह को बनाया किसने? सर, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपको पता है दरगाह किसने निर्माण किया है?
आपको मालूम है क्या? ये बड़ा अहम सवाल आप उठा रहे हो, जाहिर सी बात है इसका जवाब भी तो ढूंढा जाना चाहिए ना। मैं बताता हूँ। ये दरगाह का निर्माण और फाउंडर कौन है? इस दरगाह का निर्माण फाउंडर है खिलजी खानदान, खिलजी मुगल खानदान, जिसने हमारे मठ मंदिरों को तोड़ा, नालंदा विश्वविद्यालय को आग के हवाले कर दिया। 2.5 दिन का झोपड़ा 2.5 दिन में वेद संस्कृत विद्यालयों को तोड़ के मस्जिद बना दी। उस व्यक्ति ने हमारे महादेव का मंदिर तोड़ा और तोड़कर वहां पे दरगाह बनाई। अब आप बताइए, जो संस्कृत विद्यालय तोड़ रहा है, नालंदा यूनिवर्सिटी जला रहा है और मंदिरों को तोड़ रहा है, क्या उसने शिव मंदिर नहीं तोड़ा होगा? और उस शिव मंदिर में साक्ष्य हैं, एक लुटेरा आताताई और घुसपैठिया, उसने हमारे मंदिरों को तोड़ा और उसने दरगाह का निर्माण करा है। उससे आप अपेक्षा क्या करते हैं, मुझे ये बताइए। लेकिन ठीक है, देखिए, आप जो वाद है उसको लेकर आप लोग कोर्ट में चले गए, लेकिन 1991 का जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसमें भी तो बहुत सारी बातें कही गई है ना कि 1947 के मैं आपको बता रहा हूँ, उसमें जो बातें कही गई है कोर्ट की बातें हमने कोर्ट को समझाया है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, कोर्ट को समझाया। ज्ञान वापी में भी वर्शिप एक्ट की बात कर रहे थे ना, वहां सर्वे हुआ ना, हाई कोर्ट ये गए, हाई कोर्ट ने मना कर दिया ना, सर्वे होगा, रुकेगा नहीं, वर्शिप एक्ट के बाहर है, ठीक है। और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला सर्वे नहीं रुकेगा। इन्होंने बोला रूल 7-11 पे सुनवाई कर लो, रूल 7-11 पे सुनवाई हो गई, हम जीत गए। और यही बात हो रही है मथुरा वाले में। मथुरा वाले में भी रूल 7-11 पे हम जीत चुके हैं, वर्शिप एक्ट में जीत चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में अभी स्टे लगा हुआ टेम्परेरी, अभी वो स्टे वहां से हटने वाला है। और सब फिर अब अभी मथुरा में ईदगाह में भी सर्वे होगा, सभी जगह सर्वे होगा। और मुझे उम्मीद है कि 20 तारीख को हम एडवोकेट कमिश्नर सर्वे के एप्लीकेशन लगाएंगे, जज साहब उसको अलाउ करेंगे, वहां भी सर्वे होगा। कानून संगत काम हो रहा है देश में, कोई गलत काम नहीं हो रहा है। यदि आपको परेशानी है तो आप अपर अदालत में, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाएं, उस ऑर्डर को चैलेंज करें। यदि सड़कों पे उतरेंगे तो आप कोर्ट की अवहेलना करेंगे। हिंसा करने का कोई औचित्य नहीं बनता, यहाँ पत्थरबाजी का औचित्य बनता है। विष्णु जी, असदुद्दीन ओवैसी सवाल उठाते हैं, वो मोहन भागवत को कोट करते हैं कि मोहन भागवत जी ने 2022 में कहा था, जून 2022 में, कि भाई हर मस्जिद में मंदिर नहीं ढूंढना चाहिए, हमें इस परिपाटी से बाहर निकलना चाहिए। और अगर हर मंदिर में, हर मस्जिद में, हर दरगाह में हम मंदिर ढूंढने निकलते रहेंगे तो देश का जो सोशल फैब्रिक है उसका क्या होगा। इसको लेकर के भी सवाल उठा रहे हैं कि भाई माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। मैं बता रहा हूँ, असाउद्दीन ओवैसी तो सिर्फ क्या है, और कुछ समाजवादी पार्टी के नेता का भी सुबह बयान आया, और भी कुछ मुस्लिम नेताओं का बयान आ रहा है, वो कोर्ट को ही गलत ठहरा रहे हैं। जिनका फंडामेंटल राइट है, जिनका मूलक अधिकार है, वो कोर्ट जा रहे हैं और कोर्ट उनको कानून संगत न्याय कर रहा है, आदेश दे रहा है। ये कोर्ट पर ही प्रश्न उठा रहे हैं कि कोर्ट आदेश क्यों दे रहा है सर्वे का, कोर्ट याचिकाएं क्यों ले रहा है। भाई कानून है तो लेगा ना, लॉ है तो। लेकिन जो लोग कानून को तोड़ रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं, उन लोगों का समर्थन और उनको बढ़ावा दिया जा रहा है। असाउद्दीन ओवैसी जैसे लोग, समाजवादी पार्टी उनको बढ़ावा दे रही है, ये कह रहे हैं, और ये हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं कि यदि आप अपने फंडामेंटल राइट का इस्तेमाल करने की कोशिश करोगे, कोर्ट जाने की कोशिश करोगे, तो ऐसे ही हिंसा होगी, ऐसे ही आपको डराया जाएगा। और हिंसा करके कोर्ट को भी डरा रहे कि आप कानून न्याय नहीं कर सकते। आप न्याय करोगे तो हिंदुओं के साथ न्याय करोगे तो हम हिंसा करेंगे। ये गलत बात है, ये देश संविधान से चलता है। मैं जोड़ देता हूं, तर्क ये भी दे रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी कि भाई सारे प्रधानमंत्री वहां पर चादर चढ़वाते रहे हैं, अपने नाम से चादर भेजते रहे हैं, उन्होंने पीएम मोदी का भी जिक्र किया। तो ऐसी परिस्थिति में एक लाइन आप लोग लेकर चल रहे हैं कि भाई ऐसा है तो ऐसा, वो अपनी तरफ से बातें कह रहे हैं, तो माहौल तो बिगड़ेगा ना इससे, कम से कम कहीं। सुनिए मेरी बात सुनिए, यदि कोई रास्ता भूल जाता है, तो वो धीरे धीरे जब सही चीजें सामने आती है तो फिर वो लाइन पे भी आता है। और यदि कोई भीड़ कहीं ज्यादा जाती है, तो भीड़ ज्यादा जाने का मतलब ये नहीं है कि उसकी दुकान का माल अच्छा है, वो आदमी अच्छा है, ठीक है। कहीं कम लोग जाते हैं तो इसका मतलब नहीं कि वो आदमी खराब है। ऐसा भीड़ ज्यादा जा रही है कोई बात नहीं, लेकिन भीड़ सही गलत का फैसला नहीं कर सकती। यहाँ कोई महान और बड़ा व्यक्ति सही गलत का फैसला नहीं कर सकता। इस देश में कोर्ट है, जुडिशरी है, न्यायपालिका है,
वो फैसला करेगी। कोई भीड़ तंत्र से फैसला नहीं कराना मैं, कि कोई चादर जा रहा है या कोई मत्था टेक रहा है, कोई हमें उससे कोई मतलब नहीं है। जो जहां जाना चाहता है जाए, उनकी अपनी आस्था है, लेकिन वहां महादेव का मंदिर है, टेम्पल है, और हम मंदिर को वापस लेंगे। कोर्ट में गए हैं, हमें न्याय मिलेगा। पीड़ित हम हैं। 800 साल पहले हमारा मंदिर तोड़ के वहां पे आश्वस्त खिलजी है ने आप लोग अत्याचारी की सर्वे आतंकवादी की है, इजाजत मिल जाएगी उसने कोर्ट वहां से? पे वो बना दिया जी। आश्वस्त है आप लोग कि सर्वे की इजाजत कोर्ट से मिल जाएगी? जिस तरीके से आप लोगों ने केस प्रेजेंट किया है, जो बातें उसमें कही हैं, जो तथ्य आप लोगों ने दिए, उन तथ्यों के आधार पर विकास हरबिलास सारदा जी की किताब के आधार पर ये कोर्ट सर्वे की इजाजत दे देगा? ये आश्वस्त है आप लोग इसको लेके? हमारे महादेव हमारे साथ हैं, भगवान हमारे साथ है। हमें उम्मीद है कि सब कुछ अच्छा होगा। ये महादेव की इच्छा है कि ये केस लड़ा जाए, ये फाइल हो। ये हम फाइल नहीं किया हमने, महादेव की इच्छा से ही फाइल हुआ है। नहीं तो 800 सालों तक अब तक क्यों नहीं फाइल हुआ? अब ये सवाल महादेव मैं चाहते पूछने हैं कि वाला था, बाहर निकाला ये जाए सवाल मैं पूछने वाला था आपसे कि है। 100 साल पुरानी किताब पर 2024 में केस फाइल होता है, बाकी इतने साल पहले इसके बारे में क्यों नहीं सोचा गया? ये भी सवाल मैं करने वाला था आपसे। हाँ, तो महादेव की इच्छा है, दे रहा है, दुरुस्त है। जब भी वहां से आदेश मिला, हमने काम स्टार्ट किया। जब भी तो वहां से आगे क्या? आदेश मिला, हमने काम स्टार्ट किया। जल्द ही ठीक है। महादेव निकलेंगे वहां महादेव के दर्शन करने का मौका मिलेगा सभी को, और सभी को वहां पे जल्द ही जल अभिषेक करने का ही मौका मिले, पूजा पाठ का भी मौका मिलेगा। ठीक है, तो आगे रणनीति क्या रहने वाली है? क्या कुछ और करने जा रहे हैं आप लोग? जरा उसकी भी थोड़ी जानकारी दीजिए आखिरी ना ना, सवाल में मेरे। रणनीति बहुत अच्छी है, आपको समय समय पर सब पता चलेगा। सर्वे होगा, आप सर्वे देखना। सर्वे के दौरान मुझे लगता है आप सब लोग साथ रहेंगे। सिर्फ अभी ये जो साथ में चिश्ती साहब थे, इनसे आपको पूछना था, यदि कोर्ट सर्वे का आदेश देता है तो आप सहयोग करेंगे या संबल की तरह हिंसा करेंगे? उनसे पूछने के लिए भी मेरे पास बहुत सारे सवाल थे, हालांकि चिश्ती साहब क्योंकि उन्होंने अजान का जिक्र किया और उसके बाद वो चले गए, हम उनसे भी बहुत सारे सवाल पूछने के लिए थे और दोबारा भी जोड़ेंगे हम उनको अपने साथ। इसके लिए आप जी जी, बिल्कुल परेशान ना हो, कि हम सभी डॉक्टर से थैंक बात यू, करने की कोशिश करते हैं, थैंक यू, इसलिए मैंने आप थैंक यू। दोनों को जोड़ा। बहुत धन्यवाद आपका विष्णु गुप्ता जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी बात बताने के लिए। विष्णु गुप्ता को आप सुन रहे थे, वादी हैं, हिंदू सेना के अध्यक्ष हैं, जिनकी तरफ से पूरा केस फाइल करवाया गया है। अब सवाल यह है, इस पर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, क्या होता है? 20 दिसंबर को अगली सुनवाई होगी, सभी पक्षों को सुना जाएगा। हालांकि चिश्ती साहब हमारे साथ थे, जो खुद ख्वाजा साहब के वंशज हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि हमें इसमें पार्टी नहीं बनाया गया है। अब वो उस पर कानूनी राय लेंगे। क्या कुछ आगे होता है, इससे जुड़ा अपडेट भी आपको देते रहेंगे। लेकिन देखिए, इस पर सियासत जमकर शुरू हो गई है, और सियासत कहां पर इस संवेदनशील मामले को लेकर जाती है, वो भी देखना होगा। और लेकिन आप देश और दुनिया की हर बड़ी और जरूरी खबर के लिए अमर उजाला.com पर लगातार बने रहिएगा। धन्यवाद।